स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे हेंस का नियम। मतलब हेंस का नियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यह प्रश्न जो है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिएगा और इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको पूरा नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेंस का नियम क्या है? तो 1840 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1840 ईस्वी में जी.एच. हेंस, कौन थे? जी.एच. हेंस ने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को विस्तार करते हुए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हेंस का नियम कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। सन 1840 ईस्वी में, किस सन में? सन 1840 ईस्वी में, सन 1840 ईस्वी में जी.एच. कौन थे? जी.एच. हेंस ने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को विस्तार करते हुए एक नियम प्रतिपादित किए। एक नियम क्या बनाए थे? प्रतिपादित किया, जिसे हेंस का नियम कहते हैं। तो इसे आप 2 बार पढ़िएगा तो परिभाषा तुरंत क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे? सन 1840 ईस्वी में जी.एच. हेंस ने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को विस्तार करते हुए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हेंस का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे? तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जो इन्होंने क्या बात बताए थे, तो यहाँ से लिख लेंगे इस नियम के अनुसार, और यहाँ से जो है ध्यान से समझेंगे इन्होंने क्या बात बताए थे। तो इन्होंने बताया थे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, याद रखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन का मान सदैव स्थिर रहता है, चाहे वह परिवर्तन किसी भी विधि या कितने ही पदों में किया जाए। तो इसका जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वह क्या होगा? सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो अब यहाँ पर जो है इनका जो है इस नियम के अनुसार जो है अपने कॉपी में क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन का मान सदैव क्या होता है? मान सदैव स्थिर रहता है। मान सदैव क्या होता है? स्थिर रहता है। चाहे वह परिवर्तन किसी
किसी भी विधि या कितने ही पदों में किया जाए। तो अब इन नियम को समझेंगे। तो पहले जो है आपसे विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, ज़रूर क्या कीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। जब नोट किए रहेंगे ना तो आपको अच्छे से क्या होगा, ये समझ में आएगा। तो क्या बताया गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान सदैव का रहता है, स्थिर रहता है, चाहे वह परिवर्तन किसी भी विधि या कितने ही पदों में किया जाए। अब यहाँ पर जो है जैसे में समझेंगे कि इसमें हेंस का नियम क्या है। जैसे यह बी जो है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेंगे जैसे, और एग्जाम्पल से समझेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा एक बिंदु ए है और ए से हमको जो है जाना है, और ए से भी आपको ए से जब आरंभ करेंगे तो जैसे मान लीजिए हम ए से हमने किसके पास गया, बी के पास गया, और बी के पास हमको पहुंचना है। तो अब ए से हमको बी के पास पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। अब यहाँ से ए से आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, और यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, और सी से भी क्या हो जाएगा, बी के पास जा सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ए से हम लोग बी जो है डायरेक्ट जा सकते हैं, और यहाँ से क्या है, ए से हम लोग सी के पास आए और सी के पास जो है बी के पास गए। तो यह जो है क्या है, मतलब एक इसकी जो है किसी भी विधि में यहाँ पर आपको पहुँचना है, किसके पास, बी के पास पहुँचना है। तो यह जो है याद रखिएगा, ए से बी के पास जब पहुंचेंगे तो इसको एंथैल्पी परिवर्तन जो है इसको डेल एच से दिखाते हैं, किससे, डेल एच से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने ए से कहाँ पे आए, सी पे आए, और सी से कहाँ पे गए, बी के पास गए। तो यहाँ पे जो आए तो यहाँ पे लिखेंगे डेल EH1, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल EH2 लिख सकते हैं। तो ए से बी के पास पहुँचने के लिए कई विधि है। तो यहाँ से ए से हम लोग बी जो है डायरेक्ट चले गए, और यहाँ से ए से सी के पास आए, और सी से किसके पास गए, बी के पास गए। तो यहाँ बी के पास तो पहुँचे, लेकिन हम लोग कितने विधि से गए, 2 विधि से गए। तो यहाँ पर किसी भी विधि में जो है, यहाँ लिखा गया किसी भी विधि या कितने ही पदों में किया जाए, मतलब इसके पास पहुँचना है। तो यहाँ पर जो है हेंस के नियम से अगर देखा जाए तो इसका मान क्या आ जाएगा, डेल एच बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल EH1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, डेल EH जो है 2 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि मतलब डेल एच जो है कितने के बराबर हो जाएगा, तो डेल EH1 प्लस क्या हो जाएगा, डेल EH2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस सूत्र को लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपको यहाँ जैसे मान लीजिए आपका घर जो है लखनऊ है, और लखनऊ से हमको जाना है दिल्ली। तो लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए आपके पास कई साधन हैं। आप तो हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं, या आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, या बस से जा सकते हैं। तो जाएंगे तो ही तो दिल्ली, मतलब विधि जो है अलग अलग है, लेकिन पहुंचेंगे हम लोग दिल्ली कि कैसे, बस से भी जा सकते हैं, जहाज़ से भी जा सकते हैं, और ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे हम कहाँ, दिल्ली। तो इसको विधि तो अलग अलग है, लेकिन पहुंचना है उसी स्थान पर। तो समझ में आ गया होगा हेंस के नियम क्या है। जैसे एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए हमारा बिंदु है, ए है, और ए से हमको किसके पास जाना है, बी के पास जाना है। तो हमने ए से बी के पास चले गए। अब यहाँ से हमने आए, पहले सी के पास आए, सी के पास से हमने डी के पास गए, और डी के पास से तब जा करके हम किसके पास गए, बी के पास गए। तो अब बताइए यहाँ पर जो है ए से हम सीधे बी गए, और यहाँ पर क्या है, ए से एक बार सी के पास आए, और सी से डी के पास गए, और डी से जो है बी के पास गए। तो हम लोग पहुँचे बी के ही पास, लेकिन वह विधि जो है अलग अलग विधि से गए। यह सीधा भी जा सकते हैं, और यह जो है अलग अलग भी जा सकते हैं। तो ये जो अलग अलग जाने पर भी बी के पास पहुँचे, और ए से जो सीधे जो बी के पास पहुँचे, तो ये सीधे जो बी के पास पहुँचे इसकी उस जो है एंथैल्पी परिवर्तन क्या है, डेल एच है। और यहाँ पर इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल EH1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा डेल EH2 हो जाएगा, और यहाँ डेल EH क्या होगा, 3 होगा। अब ये कितने के बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे डेल EH बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर होगा, डेल EH1 प्लस डेल EH2 प्लस डेल EH3 के क्या होगा, यह बराबर
हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो है आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा, इस सूत्र को पहले क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब आपको सूत्र जब याद रहेगा तो न्यूमेरिकल हल करने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा। तो हेंस का नियम जो है समझ में आ गया होगा कि हेंस का नियम क्या है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा, आपको यह नियम आपको याद हो जाएगा। तो आज की पढ़ाई में जो है हेंस का नियम बताया गया और अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे एंट्रापी क्या होता है और एंट्रापी का सूत्र क्या होता है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।